तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और सुन लो कि केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, समझ गए। और सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली जो होती है वो स्टेम में होती है, रूट और लीफ नहीं शो करती है, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो जिम्नोस्पर्म में भी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सारे जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। जैसे विल्विसिया, नीटम, फिट्रा है उनमें होता है, क्योंकि अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना तो वो जरूर से जरूर वो लकड़ी जो होगी, वुड होगी, वो हार्ड हो जाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ हार्डनेस के लिए होती है, और किसी चीज के हार्डनेस के लिए जरूरी है ना कि वो मोटा हो। मोटा होगा तभी तो हार्ड होगा, अगर मोटा नहीं होगा तो हार्डनेस नहीं होता। तो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली हार्डनेस के लिए होती है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, उन्हीं की जो वुड होती है टिम्बर की तरह यूज होती है। टिम्बर मतलब घर वर, कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए। जैसे 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 सॉफ्ट वुड की होती है, जैसे जिम्नोस्पर्म है ना, तो जैसे रेलवे के पहले स्लीपर्स के वो बनाए जाते थे, जो बैठने वाला होता है, सीट बनाई जाती थी। लेकिन अब तो खैर बहुत इंप्रूवमेंट हो गया। तो जो टिम्बर होता है ना वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से होता है। जिम्नोस्पर्म तुम लोग जानते हो, जिम्नोस्पर्म्स आर सॉफ्ट वुडेड प्लांट, जबकि एंजियोस्पर्म होते हैं वो हार्ड वुड के होते हैं। वो हार्ड वुड को क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं। और घर वर बनाने में पहले लकड़ी यूज होती थी, अब नहीं यूज होती, पहले यूज होती थी और बहुत टाइम तक चलता भी था वो, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ ओनली अकर इन, मैं बोल रहा हूं ओनली अकर इन एंजियोस्पर्म्स एंड सम जिम्नोस्पर्म, मैं ये लिख रहा हूं ऑन सम जिम्नोस्पर्म, ये याद रखना, ठीक। नॉट अकर इन, देखो बढ़िया से बता देना, नॉट अकर इन रूट एंड लीव्स। तो कहां होगी? अकर इन स्टेम। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है सेकेंडरी ग्रोथ को तो आपको स्टेम में होगा, ठीक है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ देखो, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ध्यान से देखो, एनालिटिकल ढंग से। सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, ठीक है। एनुअल रिंग बनता है, एनुअल रिंग। सेकेंडरी ग्रोथ अगर होगा ना तो एनुअल रिंग फॉर्मेशन होगा। आएगा समझ में नहीं कि एनुअल और बाय काउंटिंग एनुअल रिंग, वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ ट्री। हम ट्री की एज भी कैलकुलेट करते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? कॉल्ड डेंड्रोक्रोमोलॉजी। लिख दो सीधा, स्टडी कॉल्ड डेंड्रोक्रोमोलॉजी, याद रखना। और इसका लॉजिक रहता है, डेंड्रो मतलब डंडा, और डंडा किसका बना होता है? लकड़ी का, तो डेंड्रोक्रोमोलॉजी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने ये बताया कि ये सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। तो कहा जाए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के किस पार्ट में होगा, तो स्टेम वाले पार्ट में होगा, ठीक है। लीफ और रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखनी मिलती हमें। नॉट अगर इन रूट एंड लीफ, बट सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, जो बहुत जबरदस्त है। एनुअल रिंग को काउंट करके आप एज ऑफ द ट्री का पता लगा सकते हो, और स्टडी ऑफ उस एनुअल रिंग की स्टडी को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोमोलॉजी। ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है, डेंड्रोक्रोमोलॉजी, और आगे भी पूछ सकता है हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो अभी तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, बताओ बहुत अच्छा है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर अब बताओ, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ किसकी एक्टिविटी की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है? कैम्बियम, वेरी गुड, कैम्बियम की वजह से। एकदम अच्छे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैम्बियम, इसका मतलब कैम्बियम होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। मैंने तुमको बताया भी था कि अगर वेस्कुलर बंडल कैम्बियम होगा तो वेस्कुलर बंडल ओपन होगा, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या होगा? क्लोज होगा। इसका मतलब जो ओपन वेस्कुलर बंडल होंगे उसमें कैम्बियम होगा, तो वो कैम्बियम क्या बनाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, कैम्बियम के पहले कौन से टिश्यू होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? The tissue which are found between a xylem and phloem before cambium, that is called conjunctiva। ये है कंसेप्ट, सच बता रहा हूं, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। क्या आपको बोला जाए और तुम समझ जाओ कि क्या कहने वाले बात है, तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूज रहेंगे ना, फिर गलती होने के चांस रहेंगे। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कुछ बट नहीं लगना चाहिए। आई बात समझे? अगर हमारा क्लियर है कि देखो मैंने आज तुम्हें बता दिया, तुम लीफ और उसमें सब देखते रहते,
अगर लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लीफ भी इतनी मोटी हो जाती है। आएगा समझ में? अगर आपको पूछा जाए कि द हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ, तो क्या बोलोगे? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए? अब ऐसे सोचना है कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस बढ़ा रहा है, तो थिकनेस बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। अपने आप तुम्हें समझ में आना चाहिए द हार्मोन विच आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है जो वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं, वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या होना है? सेकेंडरी ग्रोथ का होना है। तो साइटोकाइनिन होता है जो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब प्राइमरी जो हमारा फोकस जाएगा वो साइटोकाइनिन में। इसका मतलब अगर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी को लॉस कर दे तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। अगर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी को रखता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। एक से सुन लो, जब कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत तेज होगी या फेवरेबल कंडीशन में होगी तो ब्रॉड ल्यूमेन के बनाएगा वेसल, और जब एक्टिविटी एडवर्स कंडीशन में होगी तो वो नैरो ल्यूमेन के बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जो मोस्टली जो मतलब इसका मतलब जो अगर पूछा जाए कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कैम्बियम। कैम्बियम इज अ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आप ध्यान से देखो, बहुत आराम से तुम्हें आ जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ कि कैम्बियम भी वो टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आएगा समझ में नहीं? अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना, अब जैसे कैम्बियम क्या करता है? कैम्बियम फॉर्म टिश्यू, देखो टिश्यू ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अगर कहा जाए कि कौन से टिश्यू बनाता है कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, अब देखो दो टिश्यू बनाएगा। देखो ये बनाता है कोर कैम्बियम और क्या बनाएगा? वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, ये दो टिश्यू बनाता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और यही रिस्पॉन्सिबल भी है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। कोर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। आई बात समझ की नहीं? एनवायरनमेंट इसकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होगा तो एक्टिविटी अच्छी होगी, अगर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होगा तो एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। ये दो बहुत जरूरी है। अभी देखना, इन्हीं दो टिश्यू से मैं तुम्हें पूरी सेकेंडरी ग्रोथ को समझा दूंगा, पूरा सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ जाएगा। कोर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। टिश्यू ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, ओके। कैम्बियम एक्टिविटी क्या होती है? कैम्बियम एक्टिविटी फास्ट होगी, फास्ट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म ब्रॉड ल्यूमेन वेसल्स को बनाएगा। और एडवर्स कंडीशन में एंड इन एडवर्स कंडीशन नैरो ल्यूमेन का बनाएगा, ठीक है। नैरो ल्यूमेन वेसल, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई है, ठीक। तो कहने का मतलब है जो कैम्बियम इज टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये बनाएगा कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम को, और यही टिश्यू है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी एक्टिविटी को पूछा जाए कि कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो कौन इन्फ्लुएंस करता है? एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो ब्रॉड ल्यूमेन वाले वेसल्स बनेंगे, अगर एनवायरनमेंट फेवर में नहीं है तो नैरो ल्यूमेन वाले बनेंगे। अगर नैरो ल्यूमेन है तो डार्क कलर का दिखेगा, और अगर ब्रॉड ल्यूमेन है तो लाइट इन कलर दिखेगा। तो जब लाइट ब्रॉड ल्यूमेन, अगर आपसे पूछा जाए ब्रॉड ल्यूमेन वाली जो ल्यूमेन वाली वेसल होंगी वो क्या बनाएंगी? तुम्हारी स्प्रिंग वुड बनाएंगी। अगर नैरो ल्यूमेन वाली है तो वो क्या बनाएंगी? ऑटम वुड बनाएंगी, या एक को बोलेंगे अर्ली वुड और दूसरे को बोलेंगे लेट वुड। पहले हम एक्टिविटी कोर कैम्बियम की पढ़ते हैं ना, कोर कैम्बियम की एक्टिविटी पढ़ते हैं, वो बहुत जरूरी है कोर कैम्बियम की एक्टिविटी, ठीक है। कोर कैम्बियम की एक्टिविटी देखते हैं, वो बड़ी
इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला तुम लोगों ने लिख लिया। तो अब हम लोग ना एक एक करके देखते हैं एम्बियम। जब तो हमारा कैम्बियम है, इसको बड़ा ध्यान से देखो। जो कैम्बियम है हमारा, अब देखो कैम्बियम है, अब कैम्बियम जानकर पेरिकाइनेटिस टिश्यू है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारा पहला है वो है कॉर कैम्बियम। ध्यान से देखो, कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ठीक है। कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम जान लो, किसको बोलते हैं, फिलोजेन, ठीक। दूसरा नाम देखो, बड़ा एनालिटिकल ढंग से देखो। ये नीचे की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और बच्चों ये सेल क्या होगी, लिविंग होगी। नीचे की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, और ऊपर की तरफ बनाएगा कॉर्क, और जिसका नाम होगा क्या, फिल्लम, और इसका नाम होगा क्या, फिलोडर्म। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर कैम्बियम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ऊपर की तरफ क्या बनाएगा और नीचे की तरफ क्या है, देखिए कैम्बियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बाहर और अंदर दोनों की तरफ सेल्स बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा बना क्या, इस कॉर कैम्बियम ने बनाया कॉर्क को, ठीक है, कॉर कैम्बियम को, कॉर कैम्बियम को, और क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। यही तो बनाया इसने। किसने बनाया, इसने दोनों तरफ बना दिया। आई बात समझ में नहीं, पहले समझो बात को। अब ये इनका अगर नाम देखा जाए तो क्या हुआ, इसका नाम हुआ फिल्लम, बहुत पूछा जाता है। इसका नाम है फिलोजेन, और इसका नाम हो गया फिलोडर्म। जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो यही तीनों मिलकर क्या बना देंगे, पेरिडर्म। क्या बना देंगे, पेरिडर्म। नाउ जो इपिडर्मिस थी वो रिप्लेस बाय पेरिडर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि इपिडर्मिस रिप्लेस बाय पेरिडर्म, पेरिडर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये एक्टिविटी हुई कॉर्क की। सर कॉर्क ने, कॉर कैम्बियम ने अपना काम कर दिया। जब भी आपको चेंज, जब आप कोई बदलाव आएगा ना और अंदर बाहर दोनों से आएगा, देखो कितना इजी ढंग से। कॉर कैम्बियम बीच में था, उसने बाहर की तरफ कॉर्क बनाया, नीचे की तरफ क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया। देखिए कॉर्क क्या होगा, अब समझने वाली बात है। ये लिविंग है तो ये क्या होगा, डेड। तो किसका डिपोजिशन होगा, मैंने कहा था डेड होने के लिए क्या चाहिए, डिपोजिशन। तो किसका डिपोजिशन होगा ना, यहां होता है सुबेरीन, मत भूलना। दो ही जगह हम लोगों ने सुबेरीन पढ़ा है, एक तो इंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप और दूसरा कॉर्क। कॉर्क में लिग्निन नहीं होता, सुबेरीन होता है, इसका मतलब। और सुबेरीन देखो मैं बता देता हूं, ये होता है फैटी सब्सटेंस। क्या होता है, फैटी सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होगा, इम्परवियस टू वाटर, परवियस टू वाटर, तो वाटर आने नहीं देता, जैसे तुमने कैस्पेरियन स्ट्रिप में पढ़ा था। आएगा समझ। तो कॉर्क में सुबेरीन होता है, लिग्निन मत बोल देना, लिग्निन वुड में होता है, बस केवल लकड़ी में लिग्निन होगा, यहां पे नहीं होगा। अबे भाई W4 क्या होगी, ओमेन, और W फॉर लिग्निन, ओमेन ही क्या होगी, लड़की नहीं होगी। तो वुड में केवल लिग्निन मानना, और कहीं और आएगा तो वहां लिग्निन नहीं होगी। समझ गए कि नहीं। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो ही जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो दो तरह के कैम्बियम फर्दर बनाया, एक बनाया कॉर कैम्बियम, और कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी ये है कि वो बाहर की तरफ क्या बना दिया, कॉर्क बना दिया जिसका नाम फिल्लम है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना दिया जो कि लिविंग है, और ये डेड है। क्यों डेड हो गया, क्योंकि इसमें डिपोजिशन हो गया। किसका डिपोजिशन हो गया, सुबेरीन का। और सुबेरीन एक फैटी सब्सटेंस है जो इम्परवियस टू वाटर, तो भाई प्लांट को बचा देगा ना, वाटर, टेम्परेचर, ये इन सब से बचा देगा। जहां पे जेल लग जाए, याद रखना, जेल लग जाए इसका मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जहां पे जेल लगे, देखो यहां नहीं लगा, यहां नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये फर्दर कोई टिश्यू नहीं बनाएंगे, कोई सेल नहीं बनाएंगे। जो जेल रखे, मतलब जेल जिसमें आएगा, इसका मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन। जैसे वेस्कुलर कैम्बियम, तो इसका मतलब वेस्कुलर कैम्बियम में फर्दर टिश्यू या सेल्स बनाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये लोग नहीं है रिस्पॉन्सिबल, इसलिए जेल नहीं लगा है। याद रखना कि कॉर कैम्बियम को कैसे समझोगे, फिल्लम, फिलोडर्म और फिलोजेन में
कि कोर कैम्बियम कौन है, तो जहां जेन लगेगा वही है कोर कैम्बियम। समझ गया ना बात को, नोट करो। अभी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन समझो। एक तुम लोग वो पढ़ते हो ना लेंटिसेल्स वाला कंसेप्ट, लेंटिसेल्स वाला एक कंसेप्ट होता है ना, लेंटिसेल्स। अब देखो ये लेंटिसेल्स वाला क्या है, लेंटिसेल्स, ठीक है, लेंटिसेल्स वाला कंसेप्ट देखो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो फिलोजेन होता है ना, फिलोजेन रिमेन एक्टिव एट सम प्लेसेस and cut the cell outside, which tear the bark and form a lens shape structure called lenticels. हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। समझ, अब याद रखना, एकदम सीधा याद रखना कि लेंटिसेल्स फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक्चुअल में क्या था कि फिलोजेन जब कोर का सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना दिया तो उसको ये होना था कि भाई अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर लेना चाहिए था। मान लो जैसे ये हुआ ना कि समझौता हो गया तो भाई मारपीट ना हो, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ जगह पे मारपीट चालू है, तो मारपीट चालू है तो फोड़ के रख देंगे या फाड़ के रख देंगे। तो यही फिलोजेन ने किया कि भैया जो छाल थी ना, जो ऐसे स्टेम की छाल थी, ये इसको जगह जगह पे ऐसे फाड़ दिया, ठीक, और ऐसे लेंस शेप स्ट्रक्चर बना लिया जो तुम्हारे बना हुआ है, ऐसे लेंस शेप स्ट्रक्चर बना लिया। आई बात समझ में? और इसी का नाम दिया क्या, लेंटिसेल्स। तो इसका मतलब हुआ कि लेंटिसेल्स फॉर्मेशन अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ फिलोजेन कोर कैम्बियम, ओके, एट सम प्लेसेस। और ये जगह जगह होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, किसी किसी जगह पे होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बार्क या लेंटिसेल। तो ये लेंटिसेल, इसका मतलब क्या होगा कि लेंटिसेल फॉर्मेशन हमेशा बार्क में होगा। अभी बार्क वाला कंसेप्ट बताता हूं कि लेंटिसेल्स फॉर्मेशन हमेशा कहां होगा, बार्क में होगा। इसका मतलब वो लीफ में नहीं होगा, वो फ्रूट में नहीं होगा, स्टेम रूट में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। और बार्क कहां होगी, स्टेम में। इसका मतलब लेंटिसेल्स फॉर्मेशन अकर इन स्टेम व्हिच हेल्प इन अ गैसियस एक्सचेंज और इट फॉर्म ड्यू टू द रिमेन एक्टिविटी ऑफ या कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ फिलोजेन एट सम प्लेसेस। ओके, उसकी एक्टिविटी को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कुछ जगह काम कर रहा है। होता है ना कि तुम अगर मान लो कि ये मान लो ये मार्कर है, अगर ये पूरा एक बार एक्टिविटी कर रहा है लेकिन ये थोड़े थोड़े जगह काम करता रहे तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ सेल बनाएगा, और सेल बनाएगा तो ये कोई भी चीज रहेगी जिसको फाड़ देगा, ऐसे फाड़ देगा। इसका मतलब फट गई तो इसका मतलब वो गैसियस एक्सचेंज में यूज होने लगी। तो लेंटिसेल्स इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। जो रेस्पिरेटरी रूट होती है उसमें भी लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, व्हिच हेल्प इन द गैसियस सेल, जिसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं भाई, उसमें भी लेंटिसेल्स होता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। तो जहां इंस्ट्रूमेंटा होगा वहां पे लेंटिसेल्स नहीं होगी, और जहां लेंटिसेल्स हो वहां इंस्ट्रूमेंटा नहीं होता। तो ये लेंटिसेल्स वाला कांसेप्ट जरूर याद रखना। जैसे पिछला हम लोगों ने बलिफॉर्म सेल्स पढ़ा था, जो रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ द लीफ कर रहा था मोनोकॉट्स में, वैसे ही लेंटिसेल्स है जो कि फॉर्म होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, और इट फॉर्म अ लेंस शेप स्ट्रक्चर। और किसकी एक्टिविटी से बनेगा, फिलोजेन की एक्टिविटी से बनेगा। समझ गए ना? अब चलो हम लोग किसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं। देखो, एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो, दो तीन कंसेप्ट हम लोग इस पे देखेंगे, ठीक है? तो इसको देखो। अब वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, देखो वैस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है। वैस्कुलर सेम काम जो वो कर रहा था ये भी करेगा। वैस्कुलर कैम्बियम ऊपर की तरफ देखो क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट तुम्हें बता रहा हूं। ऊपर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, लेकिन ये 20 टाइम्स मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन ये क्या होगा, 20 टाइम मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब एक सेल सेकेंडरी फ्लोएम की बनेगी तो 20 सेल इसकी बनेगी। इसका मतलब ये क्या कर देगा,
क्रश कर देगा सेकेंडरी फ्लोएम को टुवर्ड्स पेरिडर्म, ये पेरिडर्म की तरफ धकेल देगा। ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम को फूड दे रहा है ना। हाँ, तो आप देखो ये सेकेंडरी जाइलम क्या बना ली, फूड बना ली। अब देखो जैसे कोई बीच की चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसके बगल वाली आगे नहीं बढ़ती जाएगी, तो ये क्रश कर देगा। इसका मतलब ये क्रश कर देगा, ये देखो पुश कर देगा, पुश मैं लिख रहा हूं, पुश कर देगा या क्रश कर देगा, ऐसे लिखा होता है, क्रश द सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स पेरिडर्म। क्या करता है, टुवर्ड्स पेरिडर्म। सुनो, अब सुनो क्या जबरदस्त बात हुई, इधर सुनो। जब इसने सेकेंडरी फ्लोएम को उसकी तरफ पुश कर दिया पेरिडर्म का, तो सेकेंडरी फ्लोएम ने बदला लिया कि जाओ तुम हमको दूर भेज रहे हो, तो वो पेरिडर्म के साथ मिलकर क्या बना, बार्क। आएगा समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ, सुनो, पेरिडर्म, पेरिडर्म कैसे बना मैंने बताया है, पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, बार्क। और ये नॉन टेक्निकल वर्ड है बार्क। इसका मतलब बार्क क्या हुआ है, बार्क बेसिकली हुआ क्या है, ये है ना वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ये है हमारा। इसका मतलब ऑल द टिश्यू लाई एबव वेस्कुलर कैम्बियम constitute टू फॉर्म बार्क, क्या बना लेते हैं, बार्क। अब बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए क्या बार्क में सेकेंडरी फ्लोएम होती है, तो यस होती है सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम का काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। आई बात समझ में कि नहीं? इसीलिए कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट तुम पढ़े होगे, हाँ, या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, किसको जानने के लिए तुम करते हो, एक्टिविटी ऑफ फ्लोएम, कि फ्लोएम रिस्पॉन्स। तो क्या निकालते हो, बार्क। वाई बार्क, क्योंकि बार्क के अंदर ही क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। तो अगर तुम बार्क निकाल दोगे तो सेकेंडरी फ्लोएम निकल जाएगी, जब निकल जाएगी तो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जिन ऑर्गन्स को, मतलब जिस पार्ट को प्लांट के फूड नहीं मिलेगा वो क्या कर जाएगा, डाई। इसलिए कहते हैं रूट डाई फर्स्ट, क्योंकि फूड कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। यही रिमूवल ऑफ बार्क इज द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअल में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था टू नो द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। और कौन सी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम जब रिमूव हो गई तो फूड का ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, और प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट था वो डाई कर दिया। आएगा समझ में कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉर कैम्बियम वो बना रहा था, वेस्कुलर कैम्बियम ये बना रहा था। और ये बार्क जानते रहो कि बार्क पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम मिलकर क्या बना देंगे, बार्क को बना देंगे। देखो देखो अब जो एक्टिविटी थे, देखो हमारा क्या था, कॉर कैम्बियम ना, कॉर कैम्बियम हमारा क्या था, कॉर कैम्बियम। अब देखो ध्यान से, और दूसरा क्या हुआ, वेस्कुलर कैम्बियम। देखो इधर वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों को लिख लिया क्योंकि हमने सेपरेट ढंग से पढ़ लिया उसको। अब देखो इसका देख लेते हैं कहानी। ये सेकेंडरी जाइलम बनाया, वाई सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी जाइलम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया वो, ठीक है। अब इधर की तरफ उसने क्या बना लिया, सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी फ्लोएम बन गया तो इसका मतलब प्राइमरी खत्म, सब खत्म हो गया, वो सेकेंडरी फ्लोएम। इसने क्या बनाया, इसने बनाया नीचे की तरफ क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक। ऊपर की तरफ क्या बनाया, कॉर्क बना दिया, ठीक। अब चलो, अब इसी कॉर कैम्बियम को, अब इसको हम लोगों ने क्या बोला, फिल्लम। देखो इसको हम लोगों ने बोला फिल्लम, यहां बना फिल्लोजेन, ये तो है ही, और ये क्या है, फिल्लोडर्म, फिल्लोडर्म। अब देखो ये तीनों दम के बना दिया पेरिडर्म, और ये पेरिडर्म इसके साथ बना मिलकर क्या बना दिया, बार्क। तो आप कहो चाहे पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम बार्क को, या कहो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिल्लोजेन और फिल्लम कंबाइन टू फॉर्म अ बार्क। तो देखो अब क्या, ये टिश्यू कहां हो गए बताओ, ये क्या है हमारा, वेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या वेस्कुलर कैम्बियम है, तो ये सारे टिश्यू कहां हो गए, वेस्कुलर कैम्बियम के एबव आउटसाइड हो गए। तो ऑल द टिश्यू व्हिच आर फाउंड एबव द वेस्कुलर कैम्बियम कंबाइन टू फॉर्म अ बार्क। आएगा समझ? वैसे बार्क दो तरह का होता है, एक रिंग बार्क होता है, एक स्केल बार्क होता है, लेकिन हमें उस
पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बार्क याद रखोगे, ऑल द टिश्यू। और इसी बार्क में जब इसकी एक्टिविटी रहेगी, अगर इसकी एक्टिविटी जहां जहां रहेगी वो सेल कटती जाएगी। वो भी सी बात है यार, कोई चीज जैसे तुम्हें ट्यूमर बनता है तो क्या होता है कि ट्यूमर तुम्हें बन जाता है। क्यों तुम्हें ट्यूमर बनता है, इसमें ट्यूमर नहीं बनता, अगर पूछा जाए तो? क्योंकि तुम्हारी जो वॉल है फ्लेक्सिबल है और इसकी वॉल क्या है, हार्ड है। क्योंकि भैया सुबेरिन का डिपोजिशन दुनिया भर का, तो ये बहुत सारा नहीं भाई, ये फट जाएगी, और फट जाएगी तो उसे पोर बन जाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो ये दोनों काम कर सकता है। देखो प्राइमरी काम इसका है गैसेस एक्सचेंज, इट आल्सो चेक द ट्रांसपायरेशन। पढ़ाते भी हम लोग कि वो ट्रांसपायरेशन को ही चेक करेगा। देखिए एक चीज और तुम्हें बता देता हूं, भले ही हम तुम्हें पढ़ाएं कि भैया एक चीज पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, लेकिन दे आल्सो इन्फ्लुएंस द अदर रिएक्शंस आल्सो। जो अदर प्रोसेस है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा अगर ओपन और क्लोज हो रहा है तो वो केवल गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, वो भाई और भी चीजें कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर वो एक्सचेंज ना करता तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तुम्हारा ब्लड क्या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल रहा है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही फूड के साथ, फ्लोएम के साथ बहुत सारे हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जाइलम के साथ बहुत सारे हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो एक ही काम नहीं होता, और भी काम होता है, लेकिन हम पर्टिकुलर फंक्शन को फिक्स करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज ए होलो एंजाइम जो कि नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, तो क्या वो दूसरे काम नहीं कर सकता? कर सकता है, वो प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसका मेन काम दिया गया है क्या, कि आप सिंथेसिस करो। तो अदर प्रोसेसेस को कभी भी बॉडी में कोई भी रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल नहीं हो सकती। तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रिएक्शन क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक होती है रिएक्शन की, आपस में बातचीत होती है, और हर एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अरे भैया खाना ना खाओ, दुनिया भर की चीजें तुम्हारी काम हो जाएंगी, जबकि तुमने खाना ही तो नहीं खाया ना। तो एक रिएक्शन जब होती है दूसरा, लेकिन एक होता है पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग पता करते हैं कि क्या हो रहा है। आई बात समझ में नहीं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ। ये बहुत शॉर्ट ग्राफ है, पेरिडम और वो वाला, ये तीनों मिलकर पेरिडम बनाएंगे। जबकि ये अगर पेरिडम इसके साथ मिल जाए सेकेंडरी फ्लोएम के साथ, तो क्या बना देगा, बार्क बना देगा। एक नॉन टेक्निकल वर्ड बार्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग उसकी पढ़ते हैं, मेडुलरी रे का कंसेप्ट। अब देखो मेडुलरी रे का कंसेप्ट देखो। अब देखो तुम लोग ध्यान से, ये देखो हमारा वेस्कुलर बंडल है, सुनो ध्यान से देख लो। ये हमारा पिथ है, ठीक है, पिथ, और ये हमारे हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। ऐसे बना देना, ये कंसेप्ट भूल मत जाना तुम लोग। हाँ चलो, ये है इसका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखो ये है क्या, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। चलो ठीक है। अब क्या करता है कि ये पित्त जब जगह पाता ना, एक्सटेंड कर जाता है। पित्त क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। पेरेंकाइमेटस टिश्यू क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, एंड फॉर्म अ रे लाइक स्ट्रक्चर। ये कब करेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगेगी। ये क्या बनाएगा, रे लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि भैया स्ट्रक्चर ये मेडुलरी रीजन होता है, सेंटर वाला पोर्शन हमेशा मेडुलरी रीजन कहलाता है, मेडुला। जैसे कॉर्टेक्स होता है बाहर की तरफ, किडनी में पड़ा होगा, तो अंदर क्या होगा, मेडुला। तो ये हो गया क्या, मतलब पित्त की जो पेरेंकाइमा है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूं, एक्सटेंड करके दो वेस्कुलर बंडल के बीच में आ जाएगी। ध्यान से देखो इधर, पहले समझ लो, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में आ जाएगी, ठीक है। ये तो प्राइमरी कंडीशन हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब क्या, रे लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसी को हम लोगों ने क्या दिया, मेडुलरी रे। ये नॉर्मल कंडीशन हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया मेडुलरी रे का। हुआ क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ it start to form tissue both side and become thick। and क्या होगा, become thick, और क्या हो जाएगा, thick, और इसी को बोलने लगेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रे। आप समझ, आप सुनो ध्यान से, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी हुई है, तो दोनों तरफ टिश्यू बनाना शुरू कर दिया, मोटा होता गया ये।
मोटा जब हुआ तो इसने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मेडुलरी रे ने दोनों तरफ ऐसे सेल बना के इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को कनेक्ट कर दिया। तो अब यही मेडुलरी रे जब इन दोनों को कनेक्ट कर देगी तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसका मतलब अगर मेडुलरी रे फंक्शन ना करे तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनेगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो प्राइमरी होगा जो स्लूस होगा, और इंटर तुमने लेटरल मेरिस्टेम जब पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मैंने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनाया। इसका मतलब कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और कौन बनाएगा, मेडुलरी रे बनाएगा, जो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पिथ, पिथ का एक्सटेंशन है। और जब हो गई तो वो ठीक, अगर ठीक हो गई, देख लो बुक में बना हुआ है डायग्राम, अगर ठीक हो गई तो समझ लो किसमें इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। आई बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो, अब यही बात रुकेगी नहीं, आगे सुनिए। अब यही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। ये कनेक्ट हो गया ना, क्या बन गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनुअल रिंग। आएगा समझ में कि नहीं? अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये लाइट कलर में बनेगी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो डार्क इन कलर बनेगी। आगे की बात समझ में, ये मेडुलरी रे वाला कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? अब जिसमें पिथ वाला कंसेप्ट नहीं होगा उसमें मेडुलरी रे नहीं होगी। आएगा समझ में कि नहीं? तो ये एक्सटेंशन से बनता है इसको, और यही आपको दिखता रहता है। अगर मेडुलरी रे फॉर्मेशन हो तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं बनेगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं वुड की, ठीक है? अब देखो बहुत तुरंत पता चल जाएगा। अब शुरू में देखो यंग, देखो पहले होगी स्प्रिंग वुड, ठीक, और फिर क्या होगा, लेट वुड, या स्प्रिंग वुड, या इसको बोलते हैं ऑटम वुड बोल दो, चलो ऑटम वुड। इसी का दूसरा नाम क्या है, अर्ली वुड, तो और क्या होगा, लेट वुड। नाम से ही क्लियर है, फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन। जो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में बनेगा वो होगा स्प्रिंग वुड। के कलर कैसा होगा, लाइट इन कलर, ठीक है? ये क्या होगा, अनफेवरेबल डार्क, फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, डार्क इन कलर, नैरो ल्यूमेन ऑफ वेसल, ठीक है? नैरो ल्यूमेन ऑफ वेसल का ल्यूमेन क्या होगा, नैरो होगा, पहले ही बताया है। और इसमें क्या होगा, ब्रॉड ल्यूमेन ऑफ वेसल। तो हमें क्या मिलेगा, हमें अगर ऐसे देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, ये क्या होगा, डार्क, और ये क्या होगा, लाइट, ठीक है? तो हमें मिलेगा एक डार्क एक लाइट, तो हमें मिलेगा 1 डार्क प्लस 1 लाइट, तो ये मिलके क्या बना देंगे, 1 एनुअल रिंग। आई बात समझ में? ये एक एनुअल रिंग बना देंगे, और इसी को काउंट करके इसका 1 एनुअल रिंग पर ईयर। ओके, एनुअल रिंग है तो इसका मतलब ये पर ईयर बनेगा, एक साल में एक ही रिंग बनेगी। आई बात समझ में? तो इसी को काउंट करके हम एज ऑफ द ट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये जो एनुअल रिंग फॉर्मेशन होगा ना, तो जहां पे एक बात जरूर याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो नो रिंग अपीयर। ओके, कोई भी रिंग तुम्हें अपीयर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, environmental variation should be present, मस्ट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एनुअल रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। भले ही प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो, लेकिन एनुअल रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जहां पे यूनिफॉर्म कंडीशन होगी वहां पे इस तरह की रिंग फॉर्मेशन नहीं होती। इसका मतलब
जैसे टेम्परेट कंडीशन हो, टेम्परेट इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, जहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, तो उस तरह के जगह पे इस तरह की रिंग्स आपको दिखाई देंगी। आई बात समझ में? और इन रिंग्स को आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एज ऑफ द ट्री क्या है। जैसे मान लो कोई प्लांट स्पीशीज वहां है लेकिन यहाँ है, मतलब जहां पे फ्लक्चुएशन है वहां रहेगा, तो कैलकुलेट कर लोगे इसका भी, तो उसका भी पता चल जाएगा। और क्या, इससे क्या पता चल रहा है? अब इधर देखो, अब इधर देखो, देखो अब क्या हुआ कि जब स्टेम, ओल्ड स्टेम में देखा जाए, क्या देखा जाए? ओल्ड स्टेम में, ओल्ड स्टेम में अगर देखा जाए ना, तो जो लकड़ी का सेंटर पोर्शन होता है वुड का ना, ऐसे सेंटर पोर्शन वो क्या हो जाएगा? डार्क इन कलर। सेंटर जो होता है, जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन बिकम डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। किस वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेनली क्या होता है जानते हो? लिग्निन। मेनली क्या होता है? लिग्निन। तो जहां जहां वुड है वहां लिग्निन, ठीक है, हाँ, जहां वुड है वहां लिग्निन है। तो इसको, इसका नाम क्या दिया गया बच्चों? इसका नाम दिया गया क्या? हार्टवुड। क्या बोलते हैं? हार्टवुड। आई बात समझ में? कहते हैं दिल के बड़े काले हो, इसका मतलब काला ही दिल होगा। ये साफ है, क्या है? साफ है, इसको बोलते हैं क्या? सैपवुड। सैपवुड। नो डिपोजिशन, नो डिपोजिशन, नो डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन नहीं होगा। सैपवुड देखो यहां क्लियरली तुम्हें रिंग ऐसे दिखेंगी, आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन यहां पे नहीं दिखेंगे। और यही सैपवुड ही क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स का। इसका मतलब जो दिल का काला होता है वो काम नहीं करता है। इसका मतलब जो ये हार्टवुड है, जो हमारी हार्टवुड है, हार्टवुड डज नॉट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। याद रखना। तो ये कंडीशन केवल किसमें दिखाई देगी? ओल्ड स्टेम में दिखाई देगी कि जो सेंटर पोर्शन होता है वो बिकम डार्क इन कलर, तो उसका हम नाम दे देते हैं हार्टवुड। और ये हार्टवुड किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन है। जब आप लकड़ी काटना शुरू करते हो ना, तो अंदर जैसे जाते हो उससे हार्डनेस बढ़ती जाती है और तुम्हारा जैसे काटते रहते हो आधी वजह से वो फंसने लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, हार्डवुड होती है, हार्टवुड हार्ड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक, क्योंकि इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन है लाइक लिग्निन, और लिग्निन हार्डनेस ही प्रोवाइड करता है, वो पॉलीसेकेराइड है। तो ये सैपवुड, पूछा जाए साफ वाला जो पोर्शन होता है लकड़ी का, वो सैपवुड होते हैं बाहर की तरफ। देखो बाहर की तरफ इसलिए है क्योंकि इसको सेकेंडरी फ्लोएम को पानी देना है ना ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसके जस्ट बगल में अगर पूछा जाए कि जस्ट एडजेसेंट, इसके जस्ट बगल में कौन होगा? तो कौन होगा? सेकेंडरी फ्लोएम। आई बात समझ में? इसीलिए ये पोर्शन अंदर की तरफ नहीं हुआ सैपवुड, और हार्टवुड बाहर नहीं हुई, इसीलिए सैपवुड ही हुई क्योंकि इसको क्या देना है? वाटर देना है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करना है फ्लोएम को तो पानी चाहिए, और पानी कौन प्रोवाइड करेगा? सैपवुड प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना हाँ कि ओल्ड कंडीशन में जब स्टेम ओल्ड हो जाएगा तो उसके सेंटर पोर्शन डार्क इन कलर हो जाएगा ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक लिग्निन, उसको बोलेंगे हार्टवुड। जबकि जो बाहर वाला होगा वो लाइट इन कलर होगा, उसको सैपवुड बोलेंगे क्योंकि वहां डिपोजिशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जब लकड़ी है तो वहां ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए ना, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा सैपवुड, और जो ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा वो क्या होगा? हार्टवुड होगा। ठीक है।